हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी पिछली क्लास में इसमें चल रहा है नशीले पदार्थ, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए नंबर 1 गुटखा, नंबर दूसरा बताया था तंबाकू, नंबर तीसरा आपको पढ़ाया था मदरा, और अगला टॉपिक है इसमें अफीम। कौन सा है? अफीम। तो ध्यान देना, नशीले पदार्थ चल रहे हैं और नशीले पदार्थों मैंने अब तक आपके लिए 3 समझा दिए थे। नंबर 1 बताया था आपके लिए, ध्यान देना, गुटखा, नंबर दूसरा बताया था आपके लिए तंबाकू, नंबर तीसरा था मदरा, और नंबर चौथा है अफीम। क्या है? अफीम। तो ध्यान देना, अफीम जो होता है, अफीम जो होता है, अफीम पादप पेपेवर सोमनीफेरम, यानी पेपेवर सोमनीफेरम के जो कच्चे फल होता है, कच्चे फल के दूध के सुखाने से प्राप्त किया जाता है। यानी जो अफीम जो होता है, ध्यान देना, अफीम जो होता है यानी एक पादप होता है, अफीम पादप, कौन से पादप से? पेपेवर सोमनीफेरम, यानी अफीम पादप पेपेवर सोमनीफेरम। ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात है कि अफीम जो होता है, अफीम पादप पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम यानी पादप होता है सोमनीफेरम। ध्यान देना, जिस तरह तंबाकू जो होती है, तंबाकू किससे प्राप्त होती है? निकोटिएना टोबैकम, निकोटिएना टोबैकम की पत्तियों से। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो अफीम होता है, अफीम एक पादप होता है पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से, पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से, यानी इसका जो कच्चा फल होता है, कच्चे फल से प्राप्त दूध जो होता है, कच्चे फल से प्राप्त दूध, से प्राप्त दूध जो होता है उसको सुखाकर प्राप्त किया जाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है भाई, अफीम जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए, जो अफीम जो होता है, अफीम जो होता है ये पादप होता है पेपेवर सोमनीफेरम, और उसके जो कच्चा फल होता है, कच्चे फल का जो होता है, उसका फल है, और फल कैसा होना चाहिए? वो कच्चा, कच्चे फल से जो प्राप्त दूध होता है उसको सुखाने से प्राप्त होता है, उसके सुखाने से प्राप्त किया जाता है, उसके सुखाने से बनता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, अफीम पादप पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से, किसके? दूध के सुखाने से, यानी इसका जो दूध होता है, दूध के सुखाने, दूध के सुखाने से प्राप्त किया जाता है, यानी दूध के सुखाने से प्राप्त किया जाता है, सुखाने से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो होता है इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं, यानी जो अफीम जो होता है, ध्यान देना, जो इसका क्या होता है, दूध होता है, उस दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। यानी अफीम जो होता है, अफीम का पादप होता है पेपेवर सोमनीफेरम, और पेपेवर सोमनीफेरम पर जो कच्चा फल आता है, कैसा फल आता है? कच्चा फल आता है। उस कच्चे फल का जो दूध होता है, उस दूध में लगभग 30 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं? 30 प्रकार के। तो ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दूध में लगभग, नोट कर लेना इस बात को, कि दूध में लगभग 30 प्रकार के, कितने प्रकार के? 30 प्रकार के, दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड। जैसे मैंने आपके लिए बताया था तंबाकू, कि तंबाकू जो होता है, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड होता है? निकोटीन होता है। कौन सा होता है? निकोटीन। यानी तंबाकू जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में 1 से 8%, कितना? 1 से 8% क्या पाया जाता है? उनमें निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो इस अफीम जो है, अफीम का जो पादप होता है पेपेवर सोमनीफेरम, और इसके जो कच्चा फल होता है, कच्चे फल में जो क्या होता है, इस कच्चे फल के अंदर दूध होता है, उस दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, 1 नंबर का प्रश्न इसमें बनता है, मैंने बताया था, तो प्रश्न आ सकता है भाई, अफीम किस पादप से प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनीफेरम से, और यानी पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से। दूध में कितने प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं? दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, दूध में कितने प्रकार पाए जाते हैं? 30 प्रकार के। 2 प्रश्न आपके क्लियर है। अगला जो इसमें जो 30 प्रकार के एल्केलॉइड हैं इसमें, यानी दूध में लगभग जो 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं,
इनमें से आपके सिलेबस में यानी 5 प्रमुख दे रखे हैं। कितने? 5। यानी जो अपना अफीम है, और अफीम जो प्राप्त हो रहा है पेपेवर सोमनिफेरम के जो फल है, उस कच्चे फल के दूध से, उस दूध में 30 प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? एल्केलॉइड पाए जा रहे हैं। उन 30 प्रकार के जो एल्केलॉइड हैं उनमें जो प्रमुख एल्केलॉइड हैं यानी वो कितने आपके सिलेबस में? 5 दे रखे हैं। कितने? 5। कौन कौन से हैं? तो हेड डाले ना प्रमुख एल्केलॉइड, और प्रमुख एल्केलॉइड में है, ध्यान देना, मार्फिन। कौन सा है? मार्फिन। मार्फिन एक होता है, मार्फिन है। दूसरा जो होता है वो कौन सा है? कोडीन। कौन सा है? कोडीन। मार्फिन, कोडीन। नंबर तीसरा है इसमें निकोटीन। कौन सा है? निकोटीन। ये तंबाकू में भी पाया जाता है निकोटीन, और अफीम में भी है निकोटीन। मार्फिन, कोडीन, निकोटीन। इसके अलावा इसमें होता है सोमनीफेरिन। कौन सा होता है? सोमनीफेरिन, यानी सोमनीफेरिन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन, और एक और एक्स्ट्रा याद कर लेना, थीवेन। 5 आपकी सिलेबस में और एक एक्स्ट्रा याद कर लेना, थीवेन। तो प्रमुख एल्केलॉइड कितने हो गए? 5। एक होता है मार्फिन, एक होता है कोडीन, एक है अपना कौन सा? निकोटीन। कौन सा है? निकोटीन। एक है सोमनीफेरिन। कौन सा होता है? सोमनीफेरिन। एक है पेपेवरिन। कौन सा है? पेपेवरिन। और एक कौन सा होता है? थीवेन। कैसे? प्रमुख हैं। आई बात समझ में? प्रमुख एल्केलॉइड कौन कौन से हैं? मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन और थीवेन। कुल कितने पाए जाते हैं? 30, जिनमें से प्रमुख मैंने 6 बताएं। आपके सिलेबस में 5 दे रखे हैं, एक एक्स्ट्रा याद कर लेना, थीवेन। आई बात समझ में? अब इसमें जो मार्फिन और जो कोडीन होता है, मार्फिन और कोडीन जो है अपने क्या है? एल्केलॉइड हैं। इनका उपयोग दर्द निवारक, किसमें? दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। आई बात समझे कि मार्फिन और कोडीन जो होता है इसका जो उपयोग होता है किसमें होता है? दर्द निवारक दवाइयों में। कौन सी में होता है? दर्द निवारक, यानी दर्द निवारक दवा बनाने में। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, प्रश्न आ सकता है भाई, दर्द निवारक दवाई बनाने में कौन कौन से एल्केलॉइडों का उपयोग किया जाता है? तो कौन कौन से किया जाता है? यानी मार्फिन और कोडीन। मार्फिन और कोडीन जो एल्केलॉइड होते हैं इनका उपयोग यानी दर्द निवारक दवाओं बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा यानी इसकी क्या की जाती है? खेती भी की जाती है, और शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ध्यान देना कि इसके अलावा क्या उसमें बताया गया है कि भाई 30 एल्केलॉइड हैं। 30 एल्केलॉइड में 6 मैंने प्रमुख बता दिए। उनमें से साथ ही मैंने आपको कह दिया कि मार्फिन और कोडीन जो है इनका उपयोग किसमें किया जाता है? दर्द निवारक दवाएं बनाने में किया जाता है। इसके अलावा क्या की जाती है? इसमें खेती की जाती है। आगे बता रहा है आपके सिलेबस में कि आनंद एवं शांति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का भी उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। यानी इसके द्वारा क्या बनती है? हेरोइन, यानी हेराइन भी बोल देते हैं इसको, बहुत सी बुकों में हेराइन भी लिखा रहता है। यानी क्या होता है? हेराइन। ऐसा और हेरोइन होता है, हेरोइन। ये भी किससे? आनंद एवं शांति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, आनंद एवं शांति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि अफीम से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अफीम से। यानी इससे बना एक पदार्थ होता है कौन सा? हेराइन, जिसको हम हेरोइन के नाम से भी जानते हैं। और इसका उपयोग भी कई लोगों के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी एवं गम के माहौल जो होते हैं उनमें अफीम की मुनाहार करने की प्रथा पाई जाती है। ध्यान देना कि ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है वो, ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनमें यानी गम एवं खुशी के माहौल में, गम एवं खुशी के माहौल में, आई बात समझ में, अफीम की मुनाहार करने की क्या पाई जाती है? प्रथा पाई जाती है। मुनाहार का मतलब है कि अगर उन व्यक्तियों के यहाँ पर कोई गम है या क्या है, खुशी का माहौल है या कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत यानी उन लोगों को जो उनके यहाँ पर गेस्ट बनकर आए हैं उनके लिए
यानी क्या, अफीम पिलाई जाती है। तो इसलिए उसने लिखा है कि लोग आनंद एवं अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम से बने पदार्थ हेरोइन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी का भी माहौल हो, उसमें भी अफीम की मुनहार करने की क्या पाई जाती है, प्रथा पाई जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कई माताएं अपने छोटे बच्चों को, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी माताएं जो होती हैं अपने छोटे बच्चों को सुलाने में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं अपने छोटे बच्चों को, यानी माताएं छोटे बच्चों को सुलाने में क्या करते हैं, अफीम का क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। यानी ध्यान देना, समझना कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें जो माताएं होती हैं उनके छोटे क्या हैं, शिशु हैं, नवजात शिशु हैं, या वो किसी भी रीजन से अधिक रोते हैं, उनको रात्रि में सुलाने के लिए क्या करते हैं, माताएं जो होती हैं उन बच्चों को क्या देती हैं, अफीम देती हैं। वो उन बच्चों को सुलाने में अफीम का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? या एक तरह से एक दर्द निवारक के रूप में, या उनको सुलाने में, यानी क्या करती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो माताएं हैं अपने छोटे बच्चों को क्या करती हैं, सुलाने में, यानी उनको सुलाने में क्या करती हैं, यानी अफीम का क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। अब इसमें बताया कारण चाहे कोई भी रहा हो, कारण चाहे कोई भी है, चाहे गम एवं खुशी के माहौल में अफीम की मुनहार करने की प्रथा है, चाहे जो ग्रामीण माता अपने छोटे बच्चों को सुलाने में इनका क्या कर रही हैं, उपयोग कर रही हैं, कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, इनकी आदत लग जाती है, इनकी आदत पड़ जाती है, किसकी, अफीम की। आई बात समझ में? और जब धीरे धीरे इसकी क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, समझना, गौर देना, तो धीरे धीरे फिर इनकी क्या होती है, मात्रा बढ़ानी पड़ जाती है। आई बात समझ में? कि आ रही बात समझ में? ध्यान देना कि ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं जो होती हैं छोटे बच्चों को सुलाने में इनका उपयोग कर रही हैं। गम या खुशी का जो माहौल है उनमें भी अफीम की मुनहार करने की क्या पाई जाती है, प्रथा पाई जा रही है, कोई भी कारण हो। लेकिन अफीम का जो ऐसा अफीम जो होता है उसका सेवन व्यक्ति को उसका क्या बना देता है, आदी बना देता है। और प्रारंभ में इसकी मात्रा कैसी होती है, कम ली जाती है, परंतु धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाने को क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। आई बात समझ में? कारण चाहे कोई भी रिया हो, चाहे बच्चों को सुलाने में हो, चाहे यानी किसी गम या खुशी के माहौल में मुनहार करने की प्रथा हो, चाहे दर्द निवारक के रूप में इनका उपयोग कर रहे हो, प्रारंभ में इनकी मात्रा कैसी ली जाती है, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे इनकी क्या पड़ जाती है, आदत पर जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अफीम के जो डोड़े होते हैं, जो फलवित्ती होती है, क्या होती है, फलवित्ती, अफीम के क्या होते हैं, डोड़े होते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं, डोड़े होते हैं। अफीम के जो डोड़े होते हैं जिनको हम फलवित्ती कहते हैं, यानी अफीम के डोड़े, जिनको हम क्या कहते हैं, फलवित्ती के नाम से भी जानते हैं। अफीम के डोड़े जिनको हम क्या कह देते हैं, फलवित्ती। क्या कह देते हैं, फलवित्ती। आई बात समझे? फल के बारे में आप जानते हैं कि जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय जो होता है वो फल का निर्माण करता है। आई बात समझे? और अंडाशय के अंदर जो क्या होते हैं, बीजांड होता है, वो बीज का निर्माण करता है। और जो क्या होता है, यानी अपना जो फलवित्ती होती है, यानी अंडाशय के जो ऊपर जो आवरण होता है वो फलवित्ती का, या एक तरह से आम भाषा में छिलका कह देते हैं, छिलका का निर्माण करता है। ध्यान देना कि जो फल का निर्माण होता है, तो जो अंडाशय है वो तो किसका निर्माण करता है, फल का, उसका जो गूदेदार भाग होता है उसका निर्माण करता है। और उसके अंदर जो बीजांड होता है, यानी क्या होता है, बीजांड बीज का निर्माण करता है। और जो अपने क्या होते हैं, यानी इसके ऊपर जो क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, यानी अंडाशय ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो फल भित्ति का, या आम भाषा में उसको आप छिलका कहते हैं। फल के ऊपर क्या पाया जाता है, छिलका पाया जाता है, उसका निर्माण करता है। तो वही बात है कि अफीम के डोड़े, यानी ये कच्चे फल से, अब कच्चे फल के ऊपर क्या होगा, आवरण होगा भाई, उसके अंदर जो दूध भरा है उसको सुखाने से तो क्या बनता है, अफीम बनता है। उसको दूध को सुखाने से तो क्या बनता है, अफीम बनता है। लेकिन उसके जो डोड़े होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अफीम के जो डोड़े होते हैं, जो फलवित्ती बोलते हैं उनको उबालकर पीने की क्या पाई जाती है, उनमें आदत पाई जाती है। उबालकर पीने की क्या होती है, उनमें आदत पाई जाती है। यानी अफीम के डोड़े, इनको हम फलवित्ती कह देते हैं। और ये क्या होते हैं, इनको क्या उबालकर पीने की भी लत बहुत से लोगों में पाई जाती है। यानी अफीम के डोड़ों को उबालकर पीने की लत
क्या होती है, बहुत से लोगों में पाई जाती है। यानी इसकी पीने की लत होती है। क्यों? क्योंकि जो अफीम के डोड़े होते हैं, यानी अफीम की जो फल बिकती है, उसके अंदर जो क्या होता है, दूध होता है। तो आवरण जो बच जाता है उसको लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में क्या कर लेते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं, और तो कुछ अंश उसमें क्या रहता है, अफीम का शेष रह जाता होगा, दूध पूर्ण रूप से उसमें से नहीं निकलता होगा, इसलिए उसको गर्म पानी के साथ क्या पीने की क्या पाई जाती है, लत पाई जाती है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव जो हैं, यानी अफीम का चाहे कारण कोई भी रहा हो, गम या खुशी का माहौल है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं छोटे बच्चों को सुलाने में इसका उपयोग कर रही हैं, प्रारंभ में चाहे इसकी मात्रा हमने क्या ले ली है, कम ले ली है, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्या हो जाती है, आदतें पड़ जाती है, उसकी मजबूरन होकर हमने इसकी मात्रा क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। अब चाहे कारण कोई भी रहा हो, लेकिन इसकी क्या हो जाती है, लत लग जाती है। और जब लत लग जाती है तो इसके हमने क्या होते हैं, दुष्प्रभाव, अनेकों दुष्प्रभाव क्या आते हैं, सामने आते हैं। यानी अफीम के सेवन के अनेकों दुष्प्रभाव क्या आते हैं, सामने आते हैं। तो कौन कौन से दुष्प्रभाव सामने आते हैं, कि दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, कि इसकी प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान देना, दुष्प्रभाव और इसके दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुष्प्रभाव में नंबर 1, यानी प्रतिरोधक क्षमता कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। यानी अफीम के जो सेवन करते हैं रेगुलर रूप से जो व्यक्ति, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है या घट जाती है। प्रतिरोधक क्षमता, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। आई बात समझ में? तो अफीम का जो लगातार जो व्यक्ति सेवन करते हैं अफीम का, उनके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। और व्यक्ति क्या होता है, बार बार बीमार होने लगता है। व्यक्ति क्या होता है कि बार बार बीमार होने लगता है। आई बात समझ में? नंबर 2 इसमें पॉइंट है, और क्या होता है, असामयिक मृत्यु हो जाती है। यानी असामयिक मतलब समय से पहले, असामयिक मृत्यु हो जाती है, यानी समय से पहले क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में? दुष्प्रभाव बता रहा हूं मैं, अफीम के अधिक सेवन से प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, बार बार बीमार होने लगता है, असामयिक मृत्यु हो जाती है। और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी व्यक्ति क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भी व्यक्ति क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आई बात समझ में? तो यह है आपका अफीम। क्या है, अफीम। आई बात समझ में? ध्यान देना, समझना, ठीक है ना। इसलिए चिकित्सक या स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। यानी जो चिकित्सक होते हैं, या इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये भी आ सकता है, अफीम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, चिकित्सक एवं जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, स्वयं यानी चिकित्सक एवं स्वयं सेवी जो संस्थाएं होती हैं, कौन सी संस्थाएं, स्वयं सेवी जो संस्थाएं होती हैं, उनकी सहायता से, चिकित्सक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। संस्थाओं की सहायता से आ सकता है। प्रश्न भाई बचाव, तो बचाव में क्या लिखना है, चिकित्सक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, आपका टॉपिक अफीम। अफीम किस पादप से तैयार हो रहा है, पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध के सुखाने से प्राप्त होता है। और इसमें लगभग दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। प्रमुख एल्केलॉइड कौन से हैं, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरम, पेपेवरिन और थीवेन। कौन सा है, थीवेन। अब मार्फिन, कोडीन का उपयोग किसमें होता है, दर्द निवारक में। किसमें होता है, दर्द निवारक में। अब इसके अलावा इसमें यानी क्या होते हैं, इसके अलावा इसकी खेती भी की जा रही है, और इसका उपयोग चाहे कोई भी कारण है, जैसे गम या खुशी का है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में यानी अफीम की मुनहार करने की जो प्रथा है, छोटे बच्चों को सुलाने में माताएं क्या कर रही हैं, इसका उपयोग कर रही हैं। कारण कोई भी हो, लेकिन धीरे धीरे क्या लग जाती है, लत लग जाती है। तो अफीम के दुष्प्रभाव, ध्यान देना, दुष्प्रभाव में बताया प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से भी व्यक्ति कमजोर हो जाता है। और इसका यानी बचाव क्या है, कि चिकित्सक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से, चिकित्सक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से
इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आदिवासी जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं और इसके अलावा चिकित्सक होते हैं, उनकी सहायता से इनसे क्या कर सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था आपका अफीम महत्वपूर्ण टॉपिक आपका। अगला टॉपिक जो इसमें है, चल रहे हैं नशीले पदार्थों में, और नशीले पदार्थों में अब तक आपके लिए 4 समझा दिए। नंबर 1 था इसमें, ध्यान देना, अपना गुटखा। कौन सा था, गुटखा। गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और इसके लक्षण दूसरा पढ़ाया था आपके लिए तंबाकू। कौन सा पढ़ाया था, तंबाकू। और नंबर तीसरा जो पढ़ाया था मदिरा। और आज आपके लिए इसमें बताया है महत्वपूर्ण टॉपिक अफीम। अगला इसमें अन्य नशीले पदार्थ, यानी अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो गौर देना। अन्य नशीले पदार्थ, तो इन डालेना अन्य नशीले पदार्थ, या प्रश्न आ सकता है अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, लिखिए अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, समझाइए। उत्तर लिख के एंडा लेना अन्य नशीले पदार्थ। तो देखिए अन्य नशीले पदार्थों में कौन कौन से आते हैं, कि भांग, क्या आती है, भांग, ध्यान देना, भांग, चरस, गांजा, भांग, चरस, गांजा, भांग, चरस, गांजा। इसके अलावा क्या आता है इसमें, कोकीन, क्या आता है, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, कोकीन, हशीश, हशीश, और LSD। कौन सा है, LSD। आई बात समझ में। अन्य नशीले पदार्थों में कौन कौन से हैं, भांग होता है, चरस है, भांग, चरस, गांजा, कोकीन, हशीश, LSD आदि प्रमुख हैं। आदि क्या है, प्रमुख हैं। आई बात समझ। आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थ के रूप में प्रचलन है। यानी प्रश्न बनता है अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो अन्य नशीले पदार्थों में, यानी लिखना उत्तर लिख के, अन्य नशीले पदार्थ, और अन्य नशीले पदार्थों में भांग है, चरस है, गांजा है, कोकीन है, हशीश है, LSD आदि प्रमुख हैं, या आदि इनका भी उपयोग मादक पदार्थों के रूप में किया जाता है। अब एक प्रश्न बनता है भाई, LSD का पूरा नाम, किसका नाम, LSD का पूरा नाम। तो ध्यान देना, LSD का पूरा नाम, एक प्रश्न आ सकता है भाई LSD का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए LSD का जो पूरा नाम होता है वो होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड, यानी लाइसर्जिक या लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड। तो प्रश्न बनता है LSD का पूरा नाम, तो कोष्टक में लिख देता हूं मैं LSD का पूरा नाम। अगल से भी प्रश्न आ सकता है इसका, या सीधा इसमें भी लिख लेना, यानी LSD का पूरा नाम लाइसर्जिक, ठीक है ना। एसिड, एस से क्या बनता है, एसिड, डी से क्या बनता है, डाई, इथाइल एमाइड, इथाइल एमाइड। आई बात समझ में। भांग, चरस, गांजा, कोकीन, हशीश, LSD का पूरा नाम क्या हो गया, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड आदि अन्य नशीले, आदि प्रमुख अन्य नशीले पदार्थ हैं, आदि प्रमुख अन्य नशीले पदार्थ हैं। आई बात समझ में। या इनका भी उपयोग मादक पदार्थों के रूप में किया जाता है, यानी आदि प्रमुख अन्य नशीले पदार्थ हैं, इनका उपयोग भी मादक पदार्थों के रूप में किया जाता है। जो LSD है, ध्यान देना, LSD है, इसका आपके सिलेबस में इतना ब्यौरा तो नहीं है, आपकी सिलेबस में सिर्फ इतना दे रखा है इसका पूरा नाम, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं कि इसकी जो खोज हुई थी 1943 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1943 में, यानी LSD जो है इसकी खोज कब हुई थी, 1943 में, ठीक है ना। स्टार लगा के लिख लेना इस बात को, सन 1943 में। किसने की थी, हाफ पेन नामक वैज्ञानिक ने। आई बात समझ में कि LSD की खोज किसने की थी, सन 1943 में हाफ पेन ने। और हाफ पेन जो था ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, स्विट्जरलैंड का। आई बात समझ में, कहाँ का रहने वाला था, स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। तो यानी LSD की जो था, इसकी जो खोज हुई थी सन 1900 किस में हुई थी, 43 में।
और किसने की थी? हाफपेन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? हाफपेन नामक वैज्ञानिक ने। और कहाँ का रहने वाला था ये रहने वाला था स्विट्जरलैंड का। ठीक है ना। अब देखिए कि युवा जो होते हैं विभिन्न कारणों के कारण इनके चुंगल में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। जो मैंने नशीले पदार्थ लिखे हैं आपके, कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है, एलएसडी है, यानी विभिन्न कारणों से जो युवा होते हैं इनके चुंगलों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं विभिन्न कारणों की वजह से। और विभिन्न कारणों की वजह से चुंगल में फंस जाते हैं और इनके यानी प्रयोग से विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? दुष्प्रभाव सामने आते हैं। तो कौन कौन से दुष्प्रभाव सामने आते हैं? आपकी बुक में बता रहा है कि विभिन्न कारणों से युवा जो होते हैं उनके चुंगल में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव क्या आते हैं? सामने आते हैं। तो इनके प्रयोग से कौन कौन से दुष्प्रभाव सामने आते हैं? नंबर 1 है परिवार विच्छेदन। क्या है नंबर 1? परिवार विच्छेदन। आई बात समझ में? परिवार विच्छेदन यानी जो परिवार होते हैं, जो संयुक्त परिवार होते हैं और उनमें अगर कोई नशा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उन परिवार क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, यानी वो परिवार जो होते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं। तो परिवारों का क्या हो जाता है? विच्छेदन हो जाता है, टूट जाते हैं। आई बात समझ में? माना कोई परिवार है उदाहरण के लिए और उसमें कोई एक व्यक्ति नशा कर रहा है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं? बार बार समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा है। अंत में क्या करेंगे आप? उसे परिवार से क्या कर देंगे? पृथक कर देंगे, उसे अलग अलग कर देंगे, उसे पृथक कर देते हैं। और जब पृथक कर देंगे उसे, तो वो क्या हो गया? परिवार विच्छेदन। परिवार क्या हो गया? टूट गया। तो इसके नंबर 1 दुष्प्रभाव क्या आते हैं? कि परिवार विच्छेदन होता है। नंबर दूसरा है कि अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि में होती है, यानी अपराध जो होते हैं, यानी नशे में व्यक्ति क्या होता है? अपराध जो होते हैं अधिक करता है, यानी अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, यानी नशे में व्यक्ति जो होता है वो अपराधों को अधिक जन्म देता है। इसलिए दूसरा इसका क्या हो गया दुष्प्रभाव? कि जो अपराध हैं, क्राइम जो है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, मैंने मदरा में आपको समझाया था, मदरा वाले टॉपिक में, कि व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति है वो कैसे जाती है? क्षीण हो जाती है। यानी उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कैसे हो जाती है? क्षीण हो जाती है। यानी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। किससे? नशीले पदार्थों के उपयोग करने से। इसलिए नशीले पदार्थों के उपयोग करने से जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है वो क्या हो रही है? क्षीण हो रही है। अब जब सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, तो व्यक्ति क्या करता है? अपराधों को क्या दे देता है? जन्म दे देता है। यानी उसकी सोचने समझने की यह क्षमता नहीं रहती है अधिक नशा करने वालों की, भाई मैं जो कार्य कर रहा हूं ये विधि संगत है या विधि के विपरीत है। यानी विधि मतलब न्याय, यानी न्याय संगत है कि न्याय के कैसा है? विपरीत है। इसलिए क्या करता है? वो न्याय के विपरीत भी कार्य कर देता है। जो व्यक्ति अधिक नशे का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, अधिक नशे में रहते हैं। इसलिए अपराध प्रवृत्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो नंबर 1 दुष्प्रभाव क्या हो गया? परिवार विच्छेदन। नंबर दूसरा कौन सा हो गया? अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि। आई बात समझ में? नंबर तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। तीसरा क्या हो गया? शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी। तो नोट करना, नंबर तीसरा शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक यानी फिजिकल, और मानसिक जो अपने क्या होता है? ब्रेन संबंध है। ठीक है ना। तो शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी ये भी एक दुष्प्रभाव है। यानी जो व्यक्ति अधिक नशीले पदार्थों का क्या करते हैं? सेवन करते हैं, उनमें शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। तो कितने दुष्प्रभाव हो गए? 3। ठीक है ना। क्योंकि चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन लोग जब इनके धीरे धीरे चुंगल में फंस जाते हैं, तो इन जो ये नशीले पदार्थ हैं उनके हमारे शरीर पर कुछ क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ते हैं। और कौन कौन से कुप्रभाव पड़ते हैं? नंबर 1 है परिवार विच्छेदन, दूसरा है अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी, यानी शारीरिक मानसिक कमजोरी। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गए? अन्य नशीले पदार्थ। तो अन्य नशीले पदार्थ हम ध्यान रखना कि कौन कौन से आते हैं? भांग, चरस, गांजा, कोकीन, हशीश और एलएसडी। और महत्वपूर्ण इसमें बनता है एलएसडी, कि एलएसडी का पूरा नाम, एलएसडी का पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। खोज कब हुई थी? सन 1943 में। किसने की थी? हाफपेन नामक वैज्ञानिक ने। कहाँ का रहने वाला था? स्विट्जरलैंड का रहने वाला था।
समय और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? परिवार विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी, ये इसके क्या हो गए? कारण हो गए या दुष्प्रभाव हो गए। ठीक है ना। अगला टॉपिक है इसमें दवाइयों का दुरुपयोग। कौन सा है? दवाइयों का दुरुपयोग। तो नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे दवाइयों का दुरुपयोग। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना प्रिय छात्र छात्राओं, और प्रतिदिन इनको अध्ययन किया करो और इनको स्वाध्याय किया करो, इनको याद किया करो। आपका पार्ट 1 जो है समाप्ति की ओर है, बस 2 वीडियो में, जो 2 आने वाली जो क्लास है उनमें समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको नोट करो। थैंक्स। ओके।